हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास से हम शुरू करने वाले समष्टि अर्थशास्त्र मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का हमारा लेक्चर नंबर 1 है और व्यष्टि अर्थशास्त्र हम खत्म कर चुके हैं 40 लेक्चर में। टोटल लेक्चर नंबर 41 है। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम पढ़ने वाले समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं, और आज से लगातार समष्टि अर्थशास्त्र का हर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट होने के बाद समष्टि का जन्म पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे कोर्स में जो हिंदी मीडियम कोर्स है, बेसिकली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब में जो कोर्स होना समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। केवल सीबीएसई बोर्ड है जहां पर समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है एक साथ है। चलिए हम शुरू करते हैं, उतनी जो बातें बाद में। पहले हमें आज आना है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को। अगर समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को अगर समझे तो समझिएगा समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर मैक्रो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक है आपका मैक्रो, और दूसरा वर्ड जो है हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो मतलब जानते ही हो कि एक ऐसा शास्त्र जहां पर अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो मैक्रो वर्ड है, ठीक है ना, जो मैक्रो वर्ड है एक्चुअली में ये जो वर्ड बना है वो कहां किससे बना है, ये बना है मैक्रो शब्द से। और मैक्रो शब्द आया है वो कहां से आया है, लैटिन वर्ड से, और जिसका मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल, ठीक है ना, यानी कि बड़ा। और क्योंकि अर्थशास्त्र जो शब्द होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का मतलब होता है आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, दैट इज आर्थिक समस्याओं का क्या करना, अध्ययन करना। ऐसे में अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, ठीक है ना, बड़ा और आर्थिक समस्या का अध्ययन, इसका मतलब अर्थव्यवस्था की बड़ी आर्थिक समस्याओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था की बड़ी। अब बड़ी का मतलब क्या होता है, यहां पर अर्थव्यवस्था की जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थ की बड़ी का मतलब होता है सामूहिक। कुछ समस्या ऐसी होती है जिसको हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो सामूहिक रूप से पाई जाती है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे राष्ट्रीय आय। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम, इनकम ऑफ द नेशन। तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र कोई आदमी थोड़ा, यहाँ पर लोगों से राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी कि सभी लोगों की आयों को जब जोड़ दिया जाता है तब वो राष्ट्रीय आय बनता है, यानी कि राष्ट्र की आय। तो यहाँ पर जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो कोई एक व्यक्ति तो आएगा नहीं, कि एक आदमी के नहीं, यहाँ पर पूरे देश में रहने वाले हर एक नागरिकों की आय को शामिल किया जाता है, तब जाके राष्ट्रीय आय। यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा सामूहिक समस्या होती है। राष्ट्रीय आय के अलावा एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रोजगार। क्या चीज, रोजगार। रोजगार क्या होता है, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो किसी एक व्यक्ति की रोजगार की बात नहीं होगी ना, देश में रहने वाले सभी बेरोजगारों की बात होगी, सभी काम करने वाले लोगों की बात कर रहे होंगी। तो ये रोजगार क्या होता है ना, ये सामूहिक समस्या है, सबकी समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्या है जो प्रत्येक हर एक किसी से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं पढ़ सकते। इन समस्याओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र होता है, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया। अब समष्टि अर्थशास्त्र तो हमें समझ गए, तो समष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम समझते हैं उसके बाद इसकी जो मीनिंग है प्रोफेसर एच.एम. स्पेंसर ने अपने शब्दों में बताया है। उन्होंने क्या बताया, चलिए वो देखिए। जो स्पेंसर साहब का कहना है कि समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था का अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, या अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों को इंक्लूड करता है। इनके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है, यानी कि ऐसी समस्याएं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रोजगार की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सरकार के द्वारा बनाए गए बजट की बात करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम जो है सामूहिक मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम विदेशी विनिमय की बात करते हैं, ठीक है ना, वो सब। फॉर एग्जांपल जब हम मुद्रा की बात करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमारे क्या होती है, सामूहिक समस्याएं हैं, क्योंकि इसका संबंध एक व्यक्ति से नहीं
देश में रहने वाले, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले हर एक व्यक्ति से होता है। जो सबको जोड़ के रखे वो होता है समष्टि, और सबके साथ मिलने वाली समस्या को जब अध्ययन किया जाता है तब वो बन जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ऑप्शन में समझ लो। अब बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की। समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं? अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, बेसिकली इसकी 4 प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले समष्टि इकाइयों का अध्ययन, मतलब इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बड़ी सामूहिक इकाइयों का, सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, सामूहिक चरों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे चर जो एक साथ मिलते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, जिनका हम व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, तो उन समस्या को अध्ययन करने वाला शास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र होता है। नंबर 2, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसी समस्याएं जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है, जैसे राष्ट्र की आय राष्ट्र से जुड़ी होती है। विदेशी विनिमय, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र तक होने वाले जो विनिमय होता है, जो एक्सचेंज होता है, यानी कि ये भी पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी होता है। मतलब जहां पर हम अर्थव्यवस्था को व्यक्तियों से अलग नहीं रख सकते, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। नेक्स्ट होता है समष्टि आर्थिक चर। यहाँ पर जो चर होता है, आर्थिक चर होता है ना, तो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, वो सामूहिक स्तर पर होता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया, विदेशी विनिमय हो गया, भुगतान संतुलन हो गया, मुद्रा है, बजट है, ये सब। और नेक्स्ट है समष्टि उपकरण। यहाँ पर जो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है कि समष्टि का अध्ययन करने के लिए, वो उसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक है हमारा सामूहिक मांग और दूसरा है सामूहिक पूर्ति। सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति इसके प्रमुख उपकरण के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी विशेषता। बेसिकली यही आता है समष्टि अर्थशास्त्र से। आप क्या समझते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता। लेकिन इसमें एक टॉपिक और है जो समझना है, वो है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व कहाँ का समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया, उस चलिए उनकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी कि स्कोप की बात करते हैं, तो उसको कुछ वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र है जहां पर समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, ये मुद्रास्फीति। तीसरा व्यापार चक्रों का सिद्धांत। चौथा है आर्थिक विकास का सिद्धांत, और 5वां है मजदूरी का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत। ये इसके प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है। इनको अगर एक्सप्लेन सही से समझना, एक्सप्लेन में जाना है तो समझिए, आय व रोजगार सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी स्थिति में संतुलन आय या संतुलन रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। कैसे पता चलता है कि हमारा अर्थशास्त्र एक सही जगह पर है, एक संतुलन जगह पर है, आय जो है एक सही तरीके से है, रोजगार जो है पूर्ण स्तर पे पहुंच गया है। तो इन सब समस्याओं के बारे में जब अध्ययन किया जाता है ना, वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। समष्टि अर्थशास्त्र ही होता है जो ये बताता है एक्चुअली में किसी भी अर्थव्यवस्था की या हमारी अर्थव्यवस्था की आय स्तर का हालत क्या है, रोजगार स्तर कहां तक पहुंचा है, बेरोजगारी कितनी है, कितनी नहीं है, इन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल से बताता है। उसके अध्ययन करने के प्रमुख उपकरण हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, पहला वाला हो गया। दूसरा हो गया सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। देखिए, कीमत स्तर का मतलब, सामान्य कीमत स्तर का मतलब होता है किसी भी देश में जो वस्तुएं हैं, क्योंकि हम एक वस्तु की कीमत की जब बात करते हैं वो वेस्टर्न अर्थशास्त्र है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सामान्य वस्तु की जो कीमत होती है, जिसका अर्थव्यवस्था में जिसका बहुत असर पड़ता है, उस कीमत का, संतुलन कीमत का स्तर कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं पूरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की बात नहीं होती है, यहाँ पर वस्तुओं की बात करती है, समूहों की बात होती है, पूरे बाजार की बात होती है। तो ऐसे में मुद्रास्फीति का, मुद्रा अस्फीति का आना किस तरह से आता है, वस्तु की कीमतों का कीमतें कब बढ़ जाती हैं, कीमतें कब कम हो जाती हैं, जिससे स्फीति आ जाती है या अविस्फीति आ जाती है, इन सब चीजों के बारे में समझना, जानना, उसके जो पूरे निष्कर्ष तक जाना, उसके लिए व्यापक जो है इंतजाम करना समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समझा जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापार चक्र। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को जो चक्र होता है ना, चलना, वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अप एंड डाउन होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे में जो व्यापार चक्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आने वाले ऊंच नीच, जिसको हम समझते हैं मुद्रास्फीति,
स्फीतिक अंतराल, क्या बोलते हैं इसको, स्फीतिक अंतराल, और दूसरा होता है अविस्फीतिक अंतराल। ये जो दो स्थितियां होती हैं, इन दोनों स्थितियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों स्थितियों के कारण हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव होता है। अविस्फीतिक अंतराल कब आता है, कैसे आता है, इसको किस तरह से दूर किया जाए, अविस्फीतिक अंतराल कब आता है, कैसे आता है, इसको किस तरह से दूर किया जाए, इसको किस तरह से सुधारा जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है संतुलित स्थिति में आ जाए, इन सब से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का सिद्धांत। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी क्रिया अर्थव्यवस्था की विकास के लिए होती है। सरकार की नीतियां, ठीक है ना, चाहे उसके लिए सरकार जो है बजट तैयार करे, बजट के अंतर्गत चाहे सरकार करों का निर्धारण करें, या फिर सार्वजनिक व्यय की बात करें, या फिर अर्थव्यवस्था में निर्माण कार्यों की बात करें, ठीक है ना, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो है डेवलपमेंट से लेकर की विकास संबंधी योजनाओं की बात करते हैं, इन सब का निर्माण सरकार को करना होता है। कैसे करना होता है, ताकि हर एक व्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाए, हर किसी का विकास हो, क्योंकि व्यक्तियों का विकास होगा, ठीक है ना, फिर गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो प्रदेश का होगा, प्रदेश का होगा तो फिर देश का होगा। यानी कि यहाँ पर हर एक चीज को आपस में जोड़ के लेके चलना है, इससे आर्थिक विकास का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। लास्ट है मजदूरी का व्यापक सिद्धांत। देखिए कुछ भी हो, जरूरत होती आय का। आय मतलब कौन, जो रोजगार करते, पहला सिद्धांत जो पढ़ा था हमने कि प्रत्येक व्यक्तियों की आय की जरूरत पड़ती है, काम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो मजदूरी का निर्धारण होता है, ठीक है ना, यानी कि जो श्रम का निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये सब डिपेंड करता है कि श्रम की मौजूदगी कितनी है, श्रम की दर कितनी है, श्रम की मांग कितनी है, श्रम की पूर्ति कितनी है। ये सब के आधार पर एक मजदूरी का निर्धारण होता है। और ये मजदूरी वो बताता है कि किसी भी देश में मजदूरों की, व्यक्तियों की एक्चुअली में जीवन शैली किस प्रकार, क्योंकि मजदूरी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उनकी आय उतनी ज्यादा होगी, आय ज्यादा होगी तो जीवन शैली का भी विकास होगा। तो यहाँ पर मजदूरी का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत के बारे में भी आपको समष्टि अर्थशास्त्र पूर्णतः और सही तरीके से बताता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद लगातार हम समष्टि अर्थशास्त्र के अलग अलग चैप्टर के बारे में, अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी हम लगातार बताते रहेंगे। ठीक है ना, बस जिस तरह जुड़े हुए हैं लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपको हर एक पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो इस साल के एग्जाम में आने वाला है 2024 मिलता रहेगा। थैंक यू एंड बाय।